जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं ये जी सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फिर इसके बाद फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर भी आएगा इसमें जिक्र। जब आप ये नोट्स देखेंगे ना तो मैं अभी इसी एक चीज़ बता दूं आपको कि फिशन और फ्यूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों विद न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आपके ऑफ एंड ऑन पेपर्स में अगर आप सबका पेपर देखें तो उसमें पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस। इनका जो जहाँ तक कॉन्सेप्ट या बेसिक थीम है ये वही है जो हम लोग एफएससी में या मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। जाहिर बात है वही रिएक्शन है, उसको हम क्या मजीद चेंज करें। अलबत्ता उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। कैसे होगा, आपने करना क्या, आपने पहले इसको डेफिनेशन क्या है फिशन की। फिशन रिएक्शन कहते हैं कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बॉम्बमेंट हम करते हैं यूरेनियम 235 के ऊपर, प्लूटोनियम भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल यूरेनियम 235, तो ये स्प्लिट अप हो जाता है इनटू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में। अब वो बेरियम क्रिप्टॉन हो सकती हैं, जीनॉन स्ट्रोंशियम हो सकते हैं, वो डिफरेंट किस्म के बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, वो हम देख लेंगे अभी। और साथ में इस रिएक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और 2 से 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हमें अवेलेबल होते हैं। हान एंड स्ट्रासमैन जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन डिस्कवर किया था सबसे पहले 1938 में, और फिर इसी रिएक्शन की बुनियाद पे एटॉमिक बम भी बना था न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के तौर पर। ये जो फिशन रिएक्शन है, सबसे पहली बात इसमें इसका जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर तो आप यूरेनियम 235 के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बॉम्बमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दो रिएक्शन तो शो हो रहे हैं, जिसमें से एक आपके पास है जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहे हैं विद 3 न्यूट्रॉन, और दूसरे के अंदर जीनॉन और स्ट्रोंशियम बन रहे हैं। ये इस रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। इनमें फिर जो एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है, जो आती है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये चीज आपने भी जहन में रखनी है कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है हमें अप्रॉक्सीमेटली 235 पार्टिकल के बैक पर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास हम एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालें ना तो वो तकरीबन 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है आपके पास, ठीक है, एक न्यूक्लियॉन के पीछे। अगर हम अभी थोड़ी देर बाद फ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां जो हमारे पास एनर्जी आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेके 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सम केसेस 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और बैक पे जो पार्टिकल होते हैं वो 4 होते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वहां पे जो एनर्जी आ रही है वो पर न्यूक्लियॉन के हवाले से देखा जाए फ्यूजन में तो वो आ जाती है तकरीबन तकरीबन ये बन जाता है हिसाब किताब 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। अब आप दोनों का अगर रेशो निकालें तो वो तकरीबन 600 टाइम्स लार्जर एनर्जी है फ्यूजन में। यही वजह है कि साइंटिस्ट फिशन के से हम तो एनर्जी ऑब्टेन कर ही रहे हैं, लेकिन फिशन के मुकाबले में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन में अवेलेबल है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा जो मसला है ना कंपैरिजन में देखा जाए तो वो फ्यूजन रिएक्शन का चेन रिएक्शन अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ। फिशन रिएक्शन का चेन रिएक्शन अवेलेबल है। फिशन रिएक्शन में ये बात देखी गई है कि ये जो 2 या 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम इनको बाय सम मेथड जो ऑब्वियसली मॉडरेटर यूज करके इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसी के साथ आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का आर्टिकल भी अटैच होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर हम क्या करें कि जी मॉड्यूलेटर यूज करें जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग में कन्वर्ट कर दें, और फिर वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ट्रिगर करे रिएक्शन एट अ कंट्रोल रेट के लिए इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 2 या 3 न्यूट्रॉन है तो उनकी तादाद को भी मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एब्जॉर्प्शन रॉड्स यूज करनी पड़ेंगी, कंट्रोल रॉड यूज करनी पड़ेंगी जो कैडमियम या बेरियम की होती हैं। तो ये तमाम चीजें लवाजमात यूज करके, ऑब्वियसली उसमें जो इंजीनियरिंग है वो हम नहीं पढ़ रहे कि क्या होना चाहिए शेप। आमतौर पर रॉड लाइक शेप होती है और जो रॉड्स होती हैं ये एक दूसरे में एम्बेडेड होती हैं, आप इनको अप एंड डाउन अब लिफ्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ, वो इसी किस्म का डिजाइन किया गया। यू शेप न्यूक्लियर रिएक्टर भी होते हैं, सफेरिकल बॉल शेप भी एक रिएक्शन चलते हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया।
अब होता ये है कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप यूँ अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह वो आपके बालों में करने वाला ब्रश नहीं होता, उसमें से ब्रश के पिनें निकली होती हैं। समझ लें उस तरह का एक ढक्कन है, लिड है, उसके अंदर से वो पिनें जो निकली हुई हैं वो आपकी कंट्रोलिंग रॉड हैं और नीचे जो उल्टी पिनें लगी हुई हैं वो जनाब आपके पास उसमें फ्यूल रॉड्स हैं यूरेनियम की। अब ये जो रिएक्शन जब हो रहा होता है, तो ये बात मैं पहले भी शायद कल हम जब बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, उसमें मैंने आपको बता दी थी, कल के लेक्चर में, कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, ये आज तक हमें नहीं पता लगा। यही वजह है कि ऊपर जो आपने प्रोडक्ट्स देखे थे, वो आप ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम भी आपको मिल रहा है और उसके अलावा बेरियम या क्रिप्टॉन भी मिल सकता है। ये कौन-सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि एनर्जी मिल रही है और साथ में न्यूट्रॉन मिलते हैं आपको। एक और तीसरा उसमें आप रिएक्शन इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के बाय प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, ज़ीनॉन है और बेरियम है, उसके बाद LAC, ये सारे इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, कन्वर्जन होती है इनकी पार्टिकल की। जो आपके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आगे जाके ट्रांसम्यूटेशन के ज़रिए और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट भी हो रहे होते हैं। तो ये है कि एक ट्रांसम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपका जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज़ करके वो डिफरेंट शेप में जा सकते हैं। तो ये एक आपकी लॉजिक हो सकती है कि जिसमें आप कह सकते हो कि आपके बाय प्रोडक्ट्स चेंज क्यों हो जाती हैं। जहां तक इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन के हवाले से है कि उसमें जो यूज किया जाता है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल यूज किया जाता है। हम इसमें लेट कर लेते हैं कि आपका न्यूक्लियस एक लिक्विड ड्रॉप की मानंद है और याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट नील बोहर ने फॉरवर्ड किया था कि लिक्विड ड्रॉप का जो मॉडल का कॉन्सेप्ट है। असल में जब आप न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपके पास आएगा। इसमें हम यूँ करते हैं कि न्यूक्लियस को लेट कर लेते हैं एक लिक्विड टाइप बॉडी, जिसके अंदर मूव करते हुए पार्टिकल यानी न्यूक्लियन बिल्कुल उसी तरह मूव करते हैं जिस तरह लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं और उसके चारों तरफ सरफेस टेंशन की वजह से वो जो रैपिंग लेयर बनती है, इस तरह की एक लेयर होती है न्यूक्लियस के गिर्द। तो न्यूक्लियस एक ड्रॉप की मानिंद हो जाता है। अब इस ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप के अंदर ये होता है कि इसकी जो सरफेस टेंशन है वो नेसेसरी न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है और अंदर जो पार्टिकल हैं ऑब्वियसली वो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान इंट्रैक्शन होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। तो उस रिपल्सिव फोर्स के नतीजे में जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होती है वो उसके मुकाबले में जो आपकी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से जनरेट हो रही होती है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। और आपका जो न्यूक्लियस है वो तकरीबन स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की वर्ज पे या उसकी बाउंड्री लाइन पे खड़ा होता है। अब जब एक पार्टिकल को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को आप इसके अंदर एंटर करोगे इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर, तो ये क्या करेगा, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, जिसके नतीजे में आपका जो ड्रॉप है उसकी शेप डंबल टाइप शेप हो जाएगी, यू कैन सी ऑन द डायग्राम। और वो डंबल शेप जैसी बनेगी, जो आपके पार्टिकल अंदर कुछ पार्टिकल थोड़ा सा एक तरफ और थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव करेंगे, जैसे वो मूव करेंगे तो उनकी जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है एकदम से वैनिश हो जाएगी और उसके मुकाबले में जो लॉन्ग रेंज कूलम फोर्स है ये अगर थोड़ा सा वो आ जाएगी, क्या नाम है, इन एक्शन आ जाएगी, जिसके नतीजे में आपके जो लिक्विड ड्रॉप है, आपका जो न्यूक्लियस है, जो लिक्विड ड्रॉप की मानद है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह आपके दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है आपकी, आपने इसमें इसको ऐड कर देना है। फिर जहां तक चेन रिएक्शन का ताल्लुक है, दो तरह के चेन रिएक्शन होते हैं, कंट्रोल अनकंट्रोल। लेकिन में जो बेसिक बात यह है कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो चाहे कंट्रोल हो, आपके लिए न्यूक्लियर जो आपका है ना मैस, आपका जो ईंधन है, जो फ्यूल है यूरेनियम 235, एक तो वो एनरिच्ड होना चाहिए, यानी उसकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए आपके यूरेनियम में, और उसकी जो मैस है एक मखसूस मैस जिसे क्रिटिकल मैस कहते हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा हो। बराबर मैस रखेंगे तो कंट्रोल चेन रिएक्शन चल पड़ेगा, ज्यादा करेंगे तो अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा। और इसमें ये होगा कि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि एक या दो न्यूट्रॉन रिएक्शन करते रहें और बाकी जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होते जाएं, एब्जॉर्ब होते चले जाएं, ठीक है। और ये सारा काम कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर के हवाले से एक बात आप जहन में रखेंगे कि एक टॉपिक तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपको इसके अंदर यहाँ नजर आएगा पूरे का पूरा, ठीक है, और ये उसका अनकंट्रोल रिएक्शन है, ये उसकी डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर की। लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर का जिक्र है अनकंट्रोल और कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन के हवाले से। जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका क्वेश्चन पेपर में हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, वो आपका ये है जी, ये साथ में मैंने इसको अटैच किया हुआ फिलहाल तो, लेकिन जब आप अपने नोट्स में पढ़ेंगे ना
तो बिल्कुल एंड पे जाके जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें ये एंड पे जाकर ये आपको टॉपिक मिलेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे का पूरा जिस तरह बना बनाया आर्टिकल है पेपर में, जिस तरह इसको आपने अटेम्प्ट करना है उसके हवाले से, और इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो भी इसके अंदर है आपके पास, तो वो आप ये यूज कर सकते हैं ये पूरा आर्टिकल अपना। तो ये टॉपिक आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का ये मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एंड पे जाके मिलेगा आपको, ठीक है। जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं अभी उसकी मैं बात करता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर मैं जरा बाद में थोड़ी देर ठहर के डिस्कस करूंगा। अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन ये है आपके पास, एक यूरेनियम एटम है आपके पास, ठीक है, ट्रिगर करता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। दो इंटरमीडिएट बेरियम और क्रिप्टॉन एटम आपको नजर आ रहे हैं, साथ में कम से कम 3 न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक न्यूट्रॉन ये रहा, दूसरा उसके नीचे और तीसरा एंड पर, ठीक है। और एक लॉस्ट न्यूट्रॉन है, बाकी 2 मजीद रिएक्शन कर रहे हैं और इस तरह मल्टीपल रिएक्शन होते जा रहे हैं और आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और ये जो रिएक्शन है ये एटॉमिक बम की बेस बनता है। थोड़ा इसको मैं जूम इन किया है ताकि आपको जरा नजर आए, क्योंकि जूम आउट बहुत ज्यादा हुआ था ये। जी, अब सही है रिएक्शन। अच्छा, ये आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसमें रिएक्टर वाला पोर्शन आपने शामिल नहीं करना। रिएक्टर की तरफ जाना है तो एक अलग ही क्वेश्चन बनेगा वो रिएक्टर का, वो आपने अलग ही बनाना है, ठीक है जी। तो रिएक्टर का क्वेश्चन ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये मौजूद है और आपके नोट्स में एंड पे मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर वो डिवाइस जिसमें आपका चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में कैरी आउट होता है। बहुत सी अकसाम के रिएक्टर्स होते हैं, एक होता है रिसर्च रिएक्टर जो कि सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है, कैडमियम बेरियम की उसमें रॉड्स यूज होती हैं एज कंट्रोलिंग रॉड। एनर्जी रिएक्टर होता है जो सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए यूज हो रहा होता है आपके पास। प्लूटोनियम रिएक्टर होता है, ये फास्ट रिएक्टर में आता है और इसके अंदर हमारा मकसद होता है प्लूटोनियम पैदा करना। वजह इसकी ये है सिंपल सी कि जो यूरेनियम है ना 235, इसकी परसेंटेज नेचुरल अकरिंग यूरेनियम 238 में बहुत कम होती है, 0.7%। अब इसको हमने इंक्रीज करना होता है। तो ये बात देखी गई है कि यूरेनियम 235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से अगर रिएक्शन शो करता है तो यूरेनियम 238 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से रिएक्शन शो करता है। वो पहले 238 से 239 में जाता है, वहां से वो स्प्लिट अप होके नेप्टोनियम एंड देन प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। जो वो प्लूटोनियम है ये फिशनेबल मटेरियल है, मतलब ये वही रिएक्शन शो करता है जो यूरेनियम 235 करता है। तो प्लूटोनियम रिएक्टर जो फास्ट रिएक्टर, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी यही रिएक्टर यूज होता है प्लूटोनियम प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको फिर प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया जाता है यूरेनियम 238 से, और फिर उसको यूज किया जाता है फिशनेबल मटेरियल में। जहां तक न्यूक्लियर रिएक्टर का ताल्लुक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आप पढ़ के आए थे पहले, वही हैं, आज तक चेंज नहीं हुए अभी तक। बायोलॉजिकल शीट के बाद इसमें फ्यूल रॉड्स होती हैं, यूरेनियम 235 ब्लैंकेट की शक्ल में होती हैं, रॉड की शक्ल में होती हैं। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग रॉड्स कैडमियम और बेरियम की, फिर मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर प्रेशराइज्ड, और ये जो ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं ये यूज़ की जाती हैं। रिएक्शन को कूल डाउन करने के लिए कूलिंग सिस्टम बनता है, और वही कूलिंग सिस्टम स्टीम में जब कन्वर्ट होता है तो टरबाइन रन करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये सारा है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोसीजर। और जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ की जाती हैं ताकि लीकेज वगैरह का मसला ना हो। चेरनोबिल प्लांट जो लीक कर गया था रशिया में, उसका मसला यही था कि उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं ना उनको फॉलो नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में वो एक वक्त आया कि वो लीक कर गया, एक्सप्लोड कर गया, और फिर पता ना जाने क्या कुछ उस इलाके का जो भी हयात था जंगली और ये जो है एनिमल वगैरह, और उनका बहुत चीज कुछ ज़ाया किया गया था उस इलाके में। एनीवे उस वक्त तो मैं नहीं जानता, हिस्ट्री का हिस्सा है, आप लोग CSS के स्टूडेंट्स हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए इसके मुतालिक। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक देख लीजिएगा, एक फिशन रिएक्शन के साथ डायग्राम इसकी है। मुख्तसर करना चाहें तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। मैं इसे करता कि जी आप जितना लिखा है वही सारा छाप के हैं, ऑब्वियसली सारा छापने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है फिशन के बाद फ्यूजन रिएक्शन। इसमें एक चीज़ बताइए कि फ्यूजन में प्रोटॉन्स यानी लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और वो हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। जब वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस दौरान
एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी की अमाउंट पर न्यूक्लियन देखा जाए एज कंपेयर टू फिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मसला क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन यानी न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के नजदीक लाना, दो न्यूक्लियॉन्स या दो न्यूक्लियस के दरमियान बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होती है। अब इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने का हमारे पास जो मेथड दो हैं, या तो हाई टेम्परेचर जो लेजर के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है, या कोलाइडिंग। एक्सेलरेटर के अंदर आप दो प्रोटॉन्स को कोलाइड करवा दें अपोजिट डायरेक्शन में तो वो फ्यूज कर जाते हैं। चलो फ्यूज हो गए, हाइड्रोजन 2 बना दिया, वो फ्यूज हुए, हीलियम बन गया। हीलियम से जनाब आपके पास ये पूरा रिएक्शन बन गया, 4 प्रोटॉन यूज किया आपने और हीलियम का न्यूक्लियस बनाया और आपने एनर्जी ले ली तकरीबन 24-26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये वन टाइम रिएक्शन होगा। हमारी कोशिश क्या है, सरन लैब्स में ये काम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि एक रिएक्शन हो जाए ना, उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज करते हुए अगला रिएक्शन हो, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। अगर होता है तो अनकंट्रोल रिएक्शन है, जिसकी एग्जांपल हाइड्रोजन बम है, प्रोटॉन बम जिसे आप कहते हो, तो वो भी बन जाता है। सन के ऊपर जो एनर्जी पैदा हो रही है उसके मुताबिक बिलीव किया जाता है कि वहाँ जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, इतना हाई टेम्परेचर है कि आपके जो हाइड्रोजन एटम है वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं मुसलसल, और क्या नाम है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल वहाँ रन कर रहा है, जिससे इतनी ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, जिससे कि आपकी अर्थ पे लाइफ का सिलसिला जारी हो सारी है। तो फ्यूजन रिएक्शन में इसकी अचीविंग ही का चक्कर है। बाकी इसमें करना क्या है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसकी थोड़ी सी ये मान्यूट कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है, और थोड़ा सा कंपैरिजन इसका फिशन रिएक्शन के साथ ये आपने करना है। और इसमें ये कि अचीव करने में जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो ठीक है, उसी में सन के अंदर जो रिएक्शन है वो उसका भी जिक्र आ जाएगा। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, ये जीपी थॉमसन ईबीएम ये करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ये असल में टॉपिक मैंने इस मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ के चक्कर में इंक्लूड किया था, लेकिन वो उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो आप वहीं से करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो मैं स्क्रीन आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं इस टाइम, ये एक डिटेल टॉपिक है जिसके अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल बिगिनिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेकर जो आपके सारे पार्टिकल है ना क्वार्क्स तक, उन सब का जिक्र है इसके अंदर। मेजॉन है, बरियॉन है, सारे। लेकिन अब आपने ये तैयार कैसे करना है इसको, इस तरह से नहीं, ये तो ये डिटेल है इसकी, कुछ आपको टॉपिक इसका साइड पे नजर आएंगे, मैंने साइड पे रखे हैं। असल में टॉपिक इस तरह है कि जब ये टॉपिक चल रहे होते हैं ना तो दरमियान में एक टॉपिक आता है एक्सेलरेटर्स का, एक्सेलरेटर के बाद मजीद आपके पास ये टॉपिक आगे चलता है स्ट्रेंजर्सनेस है और मोर पार्टिकल, और उसके अंदर भी कॉक मॉडल, ये सारा आपका डिटेल है कि जो आप में से बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, चीजों को स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक रखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक ये सारा का सारा जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं, अभी बता रहा हूँ कि टॉपिक आपको मिलेगा कैसे। हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी है ना, ये सारा हेड्रॉन वगैरह के पार्टिकल, इनका लेप्टॉन आ गए, इनका जिक्र आ गया मोर पार्टिकल की हेडिंग के अंदर। ये सारा का सारा जब आप अपने नोट्स को स्क्रॉल करेंगे या उनको खोलेंगे तो उसमें फिशन फ्यूजन ये एक सवाल हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिशन फ्यूजन तो आपको वहां तरतीब में गैमा डिके के बाद मिलेगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो उसके अंदर मिलेगा, लेकिन वो नहीं करना आपने, एंड पे जाएंगे आप, वहां से न्यूक्लियर रिएक्टर अलग से जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ले आया था सामने, वो आपने करना है। ये आपके कितने सवाल हो गए, फिशन फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ठीक है, 2 सवाल हो गए। तीसरा क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। अब एलिमेंट्री पार्टिकल का ये जो मोर पार्टिकल की हेडिंग में लिखा हुआ है, ये आप अगर पढ़ना चाहें यू कैन स्टडी, तभी तो यहाँ लगाया गया है। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ इंजीनियर्स नहीं होते, उसमें फिजिसिस्ट भी होते हैं और उन्होंने ये चीजें पढ़ रखी होती हैं, तो उनको ये डिटेल चाहिए होती है। लेकिन क्वार्क मॉडल वगैरह, लेकिन इसका जो मैंने टॉपिक पेपर्स के हवाले से लगाया वो ये वाला है एलिमेंट्री पार्टिकल। ये आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ ही मिलेगा एंड पे जाके कहीं, इसी चैप्टर में जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं।
तो वहां से देखिएगा एलिमेंट्री पार्टिकल का ये टॉपिक बिल्कुल जिस तरह आपका बुक पेपर्स में सवाल आया ना उस तरह का बना बनाया आर्टिकल है। अब ये हैं क्या एलिमेंट्री पार्टिकल, यहाँ तक है, छोटा सा है ये टॉपिक, इतना लंबा नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल हैं क्या, अब आप ये सीखें। एलिमेंट्री पार्टिकल उन पार्टिकल को कहते हैं जिनसे मिलकर आपका मैटर बना है। मैटर, मैटर मीन्स anything which has weight and carry mass or and it occupies space, offer resistance is called matter। ये मैटर की बेसिक बच्चों वाली डेफिनेशन जो हम शायद 9वीं 10वीं क्लास में या 7वीं 8वीं पढ़ के आते थे। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम जिन पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी फर्दर कुछ पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब जो बिल्कुल बेसिक पार्टिकल है जो किसी से मिलके नहीं बना बल्कि उसने अगले चीजें बनाई हैं, मैटर को, मैटर के बनने वाले पार्टिकल को बनाया, उसको कहेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा। अब इस चीज को आप कैसे अपने जहन में रखेंगे। आपके जो बेसिक पार्टिकल हैं उनके हमने बनाए हैं 3 ग्रुप्स बनाते हैं। उन 3 ग्रुप्स के अंदर एक आपके पास है फोटॉन्स, एक आते हैं जी फोटॉन्स, नंबर 2 आते हैं हेड्रॉन्स और नंबर 3 आते हैं लेप्टॉन्स। ये 3 पार्टिकल का ग्रुप है। ये आपके सेकेंड ईयर में भी एक आर्टिकल है बिल्कुल आखिर में, जो आपको मैं नोट्स दिए उसके आखिर में भी लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि वो जो आर्टिकल नोट्स दिए हैं ना वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लीजिएगा, बाकी टॉपिक यहां पर है। अब फोटोन मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, लाइट। लाइट मैटर से निकलती है ना, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। आपका मटेरियल पार्टिकल लाइट इमिट करते हैं। ये डी ब्रोगली ने कहा था कि ये जो लाइट है ना ये प्योरेस्ट फॉर्म है आपके मैटर की। अब आपके फोटोन बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है, हेड्रॉन बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, और इसी में हेड्रॉन में शामिल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक। लेप्टॉन बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रुप शामिल है। ये 3 बातें आप जहन में रखेंगे। हेड्रॉन, हेड्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये असल में इनको हम हेड्रॉन के ग्रुप के आगे हिस्से करते हैं। एक मेजॉन ग्रुप होता है, एक बरियॉन ग्रुप होता है। जिनका मैस प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन से ज्यादा वो बरियॉन ग्रुप में चले जाते हैं, और जिनका मैस उससे कम होता है वो मेजॉन्स कहलाते हैं। तो ये मेजॉन्स का आपको पता हो जाना चाहिए। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन, पाइऑन वगैरह इस तरह के पार्टिकल शामिल हैं। डेफिनेशन देखी जाए तो हेड्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ज्यादातर, और जो लेप्टॉन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के अंदर स्टे नहीं कर पाते, बाहर आ जाते हैं, अगर हों भी ज़्यादा ये न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की शक्ल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ तक फंडामेंटल फोर्सेस का ताल्लुक है ना वो हमारे पास 4 हैं। पहले 5 कंसीडर की जाती थी, इस वक्त 4 कंसीडर की जाती हैं। हाई टेम्परेचर पे 3 है। एक आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, एक है मैग्नेटिक। दोनों की नेचर एक है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी आपकी है इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और आखिरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है या वीक इंट्रैक्शन जिन्हें कहते हैं वो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई टेम्परेचर पर जाके इनकी नेचर सेम हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर ये 3 हो जाती हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि जो आपकी फोर्सेस है ना, जैसा बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक तमाम आपका ये जो यूनिवर्स है ये एक ही बहुत बड़ा गैसियस का क्या कहना चाहिए ग्लोब था, उसी से सब कुछ जनरेट हुआ है जो वो एक्सप्लोड होता है, और अभी तक उसके अंदर चीजें जनरेट हो रही हैं। तो अगर वो मंबा सबका या सबका ओरिजिन सेम है तो इट मीन्स तमाम फोर्सेस की नेचर भी सेम है। इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग इसी चीज की थ्योरी है। एक ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें ये सारी फोर्सेस सम हो जाए, सॉल्व हो जाए। उसी पे लोग काम कर रहे हैं और देखते हैं। वो जो एक अभी साइंटिस्ट फौत हुआ है, वो जो पैरालाइज था, क्या नाम था उसका, किसी को याद है? ये बड़ा मशहूर, मेरे नाम से निकल गया,
स्टीफन नहीं, स्टीफन हॉकिंग। हाँ स्टीफन हॉकिंग, ये इसी पे काम कर रहा था। ब्लैक होल इसका बेसिक सब्जेक्ट था और इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग, उस पर ये काम कर रहा था। एनीवे इसमें आगे चलते हैं। आपके पास लेप्टॉन ग्रुप का जिक्र है, वो आप करेंगे। हेड्रॉन ग्रुप, इनकी बहुत सारी मिसालें हैं, कुछ बेसिक जो हैं वो कर लीजिएगा। बारियन मेसॉन दो मेन ग्रुप हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिग्मा ओमेगा पार्टिकल, पाइऑन कैटॉन ईटा पार्टिकल शामिल हैं। सिंबल्स करने की जरूरत नहीं है, नाम काफी है। फिर आ जाते हैं आपके पास हेड्रॉन। अब हेड्रॉन ग्रुप जो है ना, इसमें मैं बता दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मेसॉन शामिल हैं, जिसमें ये प्रोटॉन ये हेड्रॉन बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या नाम है आपके एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि ये हेड्रॉन मिलके बने हैं क्वार्क्स के साथ। दो अप एक डाउन प्रोटॉन बनता है और दो डाउन एक अप न्यूट्रॉन बन जाता है, और एक कॉक और एक एंटी कॉक मिलके एक मेसॉन बना देता है। 6 आपके कॉक्स होते हैं, याद रखिएगा, टोटल 6 कॉक्स हैं। अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज। जितने आपके ये अप टॉप और चार्म, इनका चार्ज पॉजिटिव 2/3 और बाकी नीचे वालों का नेगेटिव 1/3। ये फ्रैक्शन में चार्ज होता है, लेकिन इसका मतलब आप कभी नहीं लेंगे कि सबसे लीस्ट चार्ज ये 1/3 वाला है, ना ना ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाता है, ये इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये मिलके ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके ग्रुप मेसॉन बारियन के बने हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आपके पास जो टॉपिक आता है ये एक्सेलरेटर्स का आ जाता है, बीम्स का, कोलाइडिंग बीम्स का। एक्सेलरेटर वो डिवाइसेस, ये अगला टॉपिक आ जाता है, अगला सवाल आ जाता है। एक्सेलरेटर पे नोट लिखें, आया हुआ ये सवाल भी। एक्सेलरेटर वो डिवाइस जिसमें आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं हाई स्पीड पर, और फिर उनको कोलाइड करवाते हैं, उससे नए रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन खास तौर से, और फिर नए नए पार्टिकल डिस्कवर होते हैं और आप उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब जहां तक एक्सेलरेटर्स का ताल्लुक है, तो इनकी दो मेन कैटेगरीज हैं, एक लीनियर एक्सेलरेटर्स होते हैं और एक साइक्लोट्रॉन टाइप एक्सेलरेटर्स होते हैं। जो लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं, इनके अंदर भी दो टाइप्स आती हैं, डीसी और एसी, यानी जो डायरेक्ट करंट पे चलें और एक अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हम जिनको रन करते हैं। जो डायरेक्ट करंट पे चल रहे हैं, ये क्रू क्राफ्ट वॉल्टन मशीन, इसका आपने सिर्फ जिक्र करना है और इसकी ये डायग्राम, बस। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जो अगला हिस्सा ये करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहीं पे खड़े खड़े क्रॉस कर दूं, फिर टेंशन ही ना होती रहे आपको। ये वाला चीज़ इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने नोट्स अगर आपने हार्ड कॉपी रखी हुई है तो आप सामने रख लें। लीनियर एक्सेलरेटर्स, इनमें सिलेंडर्स होते हैं, और ये जिस तरह की सीआरओ आपने एक ज़माने में पढ़ा था, उसमें एनोड लगे होते हैं 3-4, ये उसी तरह की चीज़ होती है। इसमें मुसलसल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, या आपके जो पार्टिकल हैं, चाहे नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, जो भी हैं, वो मुसलसल इंक्रीजिंग वेलोसिटी गेन करते चले जाते हैं एक सीधी लाइन के अंदर। ठीक, ये उनके स्ट्रक्चर डायग्राम है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने करना है वो, लेकिन इसमें भी आपने ये सारा नहीं करना, यहाँ से ये सारा नीचे वाला पोर्शन करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आ जाते हैं साइक्लिक एक्सेलरेटर, जिन्हें साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक सिंक्रोट्रॉन्स होते हैं आपके पास और एक सिंपल साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ना, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, वो चार्ज पार्टिकल को कर्व में मूव कराती है। चार्ज पार्टिकल को अगर हम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को एडजस्ट कर दें तो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम इनकी एनर्जी बढ़ाते हैं तो इनका रेडियस बढ़ता है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए इनकी एक हद होती है साइक्लोट्रॉन्स की, जहां पर हम एनर्जी बढ़ा दें लेकिन इनका रेडियस ना बढ़े, वो सिंक्रोट्रॉन होते हैं। उसमें ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट होता रहता है, वो उसमें दोनों की सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये इनकी बेसिक डायग्राम होती है। मैग्नेट्स, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उसके जरिए आप पहले चार्ज पार्टिकल को मूव भी करवाते हो, फिर एंटर करवाते हो इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मैग्नेटिक फोर्स के जरिए आप, जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए आप इनकी स्पीड देते हो इनको, और मैग्नेटिक फोर्स के जरिए उनको सर्कुलर पाथ में घुमाकर फिर इनको आप कोलाइडिंग बीम्स की शक्ल में कोलाइड करवाते हो, और बाकी एक्सपेरिमेंटल डाटा आप इनका स्टडी करते हैं। इसके अंदर आपने जो सिंक्रोट्रॉन्स होते हैं वो और साइक्लोट्रॉन, इनको आपने स्टडी करना है बहुत डिटेल में, यहाँ भी नहीं आपने जाना। तो इसमें भी आपका ये जो सिंक्रोट्रॉन मोशन के बाद का जो पोर्शन है ना, देख लीजिएगा,
मैं एक रैंडमली आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर ऊपर देख लीजिए कहाँ तक आपने इसको शामिल करना, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सारा छोड़ो। ये डिटेल जिन्होंने चाहिए वो खुद पढ़ लेंगे। आप लोगों को जो इंजीनियर्स खासतौर से बैठे हैं मेरे सामने, उनको जरूरत नहीं है इसकी। जो है ना, ये है पार्टिकल डिटेक्टर्स के हवाले से। पार्टिकल डिटेक्टर का जो बेसिक काम है ना, ये है रेडिएशन को डिटेक्ट करना, रेडिएशन पार्टिकल को डिटेक्ट करना। रेडिएशन पार्टिकल जब भी पार्टिकल डिटेक्टर में एंटर हो तो पार्टिकल डिटेक्टर को उसे रजिस्टर करना चाहिए। बहुत सी एग्जाम के पार्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं हमारे पास। जो बेसिक हमारे पार्टिकल डिटेक्टर है ना, ये आमतौर पे होते हैं गैस चैम्बर टाइप। इसमें अब गैस हो सकती है, वेपर्स हो सकती हैं, हाई टेम्परेचर लिक्विड हो सकता है, उसके वेपर्स हो सकते हैं, कोई गैस हो सकती है ब्रोमीन आयोडीन टाइप, गैगर मोलर काउंटर जिस तरह होता है। इन तमाम का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल या क्राइटेरिया है ना, वो है आयोनाइजेशन। क्योंकि ये जितने भी हमारे रेडिएशन पार्टिकल है ना, इनका बेसिक काम ये होता है कि जब ये किसी मीडियम में एंटर होते हैं तो आयोनाइजेशन कंडक्ट करते हैं, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के इनके ऊपर अपना कौन सा चार्ज है। तो आयोनाइजेशन इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। अब जब ये पार्टिकल किसी भी चैम्बर में एंटर होते हैं, वहां आयोनाइजेशन पैदा करते हैं, तो उस आयोनाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डिवाइस की तरफ, जो रॉड हो सकती है, बॉडी हो सकती है उसकी, और वहां जाकर जब ये स्ट्राइक करते हैं तो करंट पल्स पैदा होती है, वो काउंटर रेट कहलाता है। जो क्लाउड चैम्बर्स टाइप डिटेक्टर होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है। उनमें वो जो वेपर्स होते हैं, हाई सैचुरेटेड वेपर, अल्कोहल के हो सकते हैं, वाटर के हो सकते हैं ज़्यादातर, या हाई हीटेड लिक्विड हो सकता है कोई। तो इसमें ये होता है कि ये कंडेंस होते हैं, जब ये पार्टिकल वहाँ एंटर होते हैं तो वो वेपर्स कंडेंस होते हैं इनके ऊपर, जिसकी वजह से हमें कैमरे के अंदर रेडिएशन पार्टिकल मूव करते नजर आते हैं। अब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इनके पाथ में डेविएशन लाकर जो भी रेडियस बनता है, उस रेडियस को कैलकुलेट करके हम फिर इनकी एनर्जी, रेंज और एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो एक जनरल इसका परसेप्शन में आपको बता दिया कि जब भी आप, वजह क्या है? वजह ये है कि पार्टिकल है ना, उनके अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोमेंटम और एनर्जी होती है, और इसी मोमेंटम और एनर्जी की वजह से ये डिटेक्ट होते हैं। लेकिन कोई भी आपका सिंगल डिटेक्टर सारी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जिसका ये जो हम गैस चैम्बर्स की बात कर रहे हैं या क्लाउड चैम्बर्स की बात हो रही है, ये अगर आपके क्लाउड चैम्बर जो हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो जो आपका गैगर मूलर काउंटर है वो ज़्यादातर बीटा और गामा रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। अल्फा के लिए इतना फिजिबल नहीं है क्योंकि उसमें विंडो होती है जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास नहीं कर पाते। तो हमारे पास, और फिर ये जितने भी चैम्बर टाइप डिटेक्टर हैं जितने भी हैं, ये फास्ट काउंटिंग के लिए सूटेबल भी नहीं होते, क्योंकि इनमें एक ड्रॉबैक है डेड टाइम का। तमाम में तकरीबन वो डेड टाइम का मतलब कि जब ये एक दफ़ा इनमें पार्टिकल एंटर हुआ, अब चाहे वो कंडेंसेशन हुई या आयोनाइजेशन हुई, जब तक आप ये कंडेंसेशन या आयोनाइजेशन दोबारा खत्म नहीं करेंगे, ये अगला कोई पार्टिकल डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब जब तक आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसे हम आमतौर पर गैगर मूलर काउंटर में कॉन्चिंग का नाम देते हैं, तो उस वक्त तक जितने भी कोई पार्टिकल आ रहे हैं वो तो आते रहते हैं, तो वो डिटेक्ट नहीं होंगे। इसके लिए भी हम जो पार्टिकल डिटेक्टर यूज करते हैं वो होता है हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की कंस्ट्रक्शन ये है कि पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका जो जंक्शन है डिप्लीशन रीजन, वहां पे ट्रांसपेरेंट विंडो लगाते हैं। ट्रांसपेरेंट विंडो की ये भी नहीं कि बहुत मोटी विंडो, ना ना, बहुत बारीक, ना होने के बराबर। उसमें पार्टिकल जब फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक पल्स, दो पल्स, लाखों करोड़ों एटम भी गिर जाएं तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे। वजह छोटे से एरिया में आपको पता है वैसे ही लाखों करोड़ों के अरबों एटम होते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है पार्टिकल डिटेक्टर्स का। अब जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें सबसे पहले गैस चैम्बर का जिक्र है, लेकिन और उसका ये ग्राफ आपने जिक्र कर लेना इसका, ठीक है।
फिर इसके अंदर आप लोगों ने आयोनाइजेशन चैम्बर्स का जिक्र आएगा। आयोनाइजेशन चैम्बर में ये नीचे वाला पोर्शन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। प्रोपोर्शनल काउंटर्स, इसके अंदर भी आप लोगों ने ये सब चीजें इसकी जो ये टॉपिक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इसकी एग्जांपल्स गिवन है प्रैक्टिकल काउंटर्स की ना। ये डायग्राम, इसकी भी कोई जरूरत नहीं आपको, छोड़ दें इसको, ठीक है। इसको भी आपने छोड़ दें, ये भी कोई जरूरत नहीं। पीछे बस आपने हेडिंग के अंदर जो पहला पैराग्राफ है ना, वहां तक जाना है बस आप लोगों ने। फिर इसके बाद आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी रीजन के बियॉन्ड, ये जीएम काउंटर का जिक्र है इसके अंदर, वो आ जाएगा। फिर सेंटिलेशन काउंटर, जी ये भी एक काउंटर की टाइप्स है। इसमें आमतौर पे ये फोटो डिटेक्टर डिवाइस होती है, इस पर जब लाइट वो पड़ती है ना, रेडिएशन, तो वो चमक सी पैदा करती है, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। एनर्जी ये एटम ले लेते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में चले जाते हैं। वहां से जब लो ऑर्बिट में वापस आते हैं ना ग्राउंड स्टेट पे, तो वो अपनी क्या नाम है विजिबल रेंज के अंदर एनर्जी खारिज करते हैं। जहां तक इसकी डायग्राम की जरूरत है वो जरूरत नहीं है हमें, डायग्राम आप छोड़ें इसकी। सिर्फ इसका बेसिक प्रोसीजर आपने जो शुरू के पैराग्राफ में लिखा होता है वो आपने पढ़ना है इन सब में। फिर सेमीकंडक्टर आगे आपके पास डिटेक्टर, इनका भी बता चुका हूँ। इनमें भी आपने सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का जो पहला पैराग्राफ जिसके अंदर इनका बेसिक प्रिंसिपल बयान किया हुआ है, बस वो आपने लिखना है। ये एग्जाम्पल ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सारा पोर्शन इसकी जरूरत नहीं होती है आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं है, ये आपने नहीं करना। तो इसका ये आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल होता है। और फिर आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये है न्यूक्लियर मॉडल्स का। न्यूक्लियर फोर्स कि आपका जो न्यूक्लियस है ना वो स्टेबल क्यों है, क्या वजह है उसकी स्टेबिलिटी की, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने न्यूक्लियस को स्टेबल रखा हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि हमें जरूरत क्या पड़ी, वजह यह है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा, और इसके अंदर मौजूद कौन है, प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और बास न्यूक्लियस में तो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी ये मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसी कौन सी चीज है, उसके लिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स का। ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस का के लिए। और जो आपका न्यूक्लियस है तभी वो स्टेबल होता है कि जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है। लेकिन इस रेंज से थोड़ा सा बाहर -15 से आप -14-13 पे भी आते हैं ना, या उससे पीछे, एकदम से ये फोर्स वैनिश होती है और कूलम फोर्स एक्टिव हो जाती है और आपका न्यूक्लियस ब्रेकअप कर जाता है। वो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाला का कहानी हो जाती है, ठीक है। जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है अराइज कहां से करती है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनकी आपस में मुसलसल अट्रैक्शन हो रही होती है। इसको आप यूं समझ लें, आप में से दो बंदों को कहा जाता है बोरी उठाइए, बोरी उठाएं। आप वो बोरी उठाएंगे तो आप दोनों आपस में, आपके दरमियान एक बॉन्ड बन गया उस बोरी के जरिए, उस सैक के जरिए, उस थैले के जरिए जो आप लोगों ने उठाया हुआ है 50 किलोग्राम का। थैले को उठाने के लिए यू विल कम क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है ना, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये मुसलसल पार्टिकल्स का तबादला कर रहे होते हैं, हैवी पार्टिकल्स का। और उन पार्टिकल्स के तबादले की वजह से इनके दरमियान शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। जहां तक मॉडलिंग का ताल्लुक है, शेल मॉडल शामिल है इसमें, लिक्विड ड्रॉप मॉडल शामिल है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट पार्टिकल या कलेक्टिव मॉडल शामिल है। शेल मॉडल थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल, दोनों में ये है कि पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन शेल मॉडल के अंदर ये है कि जो पार्टिकल्स है ना वो एक सेंट्रल फोर्स फील्ड के ताबे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और जो लिक्विड मॉडल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नील बोहर का मॉडल, कि उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं, सरफेस के पार्टिकल अलग करते हैं, इनर पार्टिकल अलग इंटरेक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में सरफेस की पे जो सरफेस टेंशन फोर्सेस होती हैं वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स की वजूहात बनती हैं और आपकी स्टेबिलिटी आती है। अब आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, असल चीज ये है। इसके लिए एक आर्टिकल तो आपके पास ये बेसिक जो आपकी बुक है रिकमेंडेड है, वहां पे तो यही मौजूद है खैर से, ठीक है।
शुरू में तो न्यूक्लियर फोर्स का जिक्र है, जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हवाले से उसकी जो रिलेशनशिप है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जूं जूं आप ग्राफ ड्रॉ करते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का, तो ग्राफ की जो शेप है पीछे मैं गुजार के आया हूँ, ये वाली शेप, इसके ऊपर देखा जाए तो सबसे स्टेबिलिटी कहाँ होती है? सेंट्रल पोर्शन के अंदर। बाकी हर जगह आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो स्टेबिलिटी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक, उसका ये न्यूक्लियर फोर्स की स्टेबिलिटी के वाले से। और फिर उसके बाद सबसे पहले आपके पास ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल आ जाता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपने जो 1 2 3 पॉइंट्स की जो शुरू शुरू की लाइनें से वो शामिल करनी है, आगे जो फॉर्मूले हैं ना उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने थ्योरी उठानी है, मैथमेटिकल स्टेप उठाने की जरूरत आपको नहीं है। इसी तरह शेल मॉडल आ जाता है। अच्छा, शेल मॉडल में मैं बता तो चुका हूँ कि एक सेंट्रल फील्ड फोर्स होती है, उसके ताबे सारे पार्टिकल होते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हर पार्टिकल इंडिपेंडेंटली अपनी जगह पर इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, एक कंबाइंड फोर्स के अंडर। उसकी वजह से ये होता है कि वो बाज एटम जिनके अंदर मखसूस नंबर का वो होता है एटॉमिक नंबर, वो कहलाते हैं बहुत स्टेबल न्यूक्लियस बन जाते हैं। और वो एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, 10 है, 18 है, 36, 34, इनको कहते हैं मैजिक नंबर। और इनकी जो कहानी है ना वो यही होती है कि जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर शेल बने होते हैं, सब शेल, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है आपके इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर भी आपके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। और वो लेवल जो हैं जहाँ स्टेबिलिटी आती है उनके ये जी नंबर लिखे हुए और वो मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो ये है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर बन जाते हैं। अब इसके बाद जो मॉडल आता है कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल ही की से मिलता जुलता मॉडल है और नील बोहर ने बनाया था। ठीक है, और इसके अंदर भी यही आता है कि एक फोर्स आपस में कर रही होती है इंटरेक्ट, और कुछ सरफेस के ऊपर होती हैं, कुछ सेंटर में होती हैं, और उनकी इंट्रैक्शन के नतीजे में आपका जो एटम है न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस जो बनता है वो, और वो कैसे बन रहा है? सरफेस टेंशन जिससे एक लिक्विड ड्रॉप बनता है, वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट पार्टिकल असल में शेल मॉडल ही है एक लिहाज से। ये पीछे भी आपने देखा था, ये वो ही है, यहीं तक आपने करना है। और इसमें इंडिपेंडेंट है कि हर पार्टिकल अलग अलग इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और इसकी इंट्रैक्शन के नतीजे में, जिस तरह की वो मैं आपको थैले वाली मिसाल दी है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंट्रैक्शन के नतीजे में ये होगा कि उनके फोर्सेस जनरेट होती हैं। हाँ, एक और चीज़ कि जिस तरह के पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम कहते हैं, तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन वाले एक जगह कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस तरह इसमें भी इंडिपेंडेंट पार्टिकल में एक जैसे जो पार्टिकल हैं एक जगह कोएग्जिस्ट नहीं करते, स्पिन उनकी डिफरेंट होगी, उनके दरमियान इंट्रैक्शन होगी। बिल्कुल वही सिनेरियो बनता है ये जो अभी मैं बता कर आया आप लोगों को, जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, एक जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकते, तो एक जैसे पार्टिकल भी न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते, अलग अलग रहते हैं। यहाँ तक आपका ये टॉपिक मुकम्मल होता है। इसके बाद ये मैजिक नंबर का दोबारा शुरू होता है। ये सफ़ा जो अगला लगा है ना, कंबाइंड मॉडल वो ये कलेक्टिव मॉडल ही की आगे टाइप है। ठीक है, तो ये सफ़े की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ना करने की ज़रूरत है। और अगले जो टॉपिक्स हैं ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। हिफ्ज़ मातक़दों के तौर पे मैंने बस स्टडी के लिए लगाया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इनका मतलब क्या है, किसी ने पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। तो बाकी ये कॉस्मोलॉजी के हवाले से ये मैं आपको ड्रीम थ्योरी बता चुका हूँ कि तमाम फोर्सेस का जो बेसिक्स है वो सेम है, बिग बैंग थ्योरी, और कोशिश की जा रही है इनको इकट्ठा कर लिया जाए। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी तो बन चुकी है, मजीद आगे थ्योरी की पर काम हो रहा है। ये भी है एक छोटा सा, वैसे ही आप देख लीजिएगा इसको, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आखिरी 3 4 आर्टिकल जो है इसमें लगे हुए हैं। अलबत्ता आप लोगों को एक मैंने 2 3 अभी बताया था डॉक्यूमेंट मैं सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। एक तो होगा मैं हमें मॉडल, ये न्यूक्लियर मॉडल के हवाले से 3 4 मॉडल होंगे, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसके साथ इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश कर लीजिएगा, तो काफ़ी हो जाएगा आपका सवाल न्यूक्लियर मॉडल का। वजह यह है कि न्यूक्लियर मॉडल वाला जो सवाल है ना, ये आता है पेपर में और उसमें पूछा जाता है बेस्ट मॉडल कौन सा है, वो कंबाइन मॉडल है आपको जो बेस्ट में जो इसको एक्सप्लेन कर देता है। तो जहाँ तक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेलेटर्स का ताल्लुक है, उसका भी मैं आर्टिकल भिजवा दूंगा, और डिटेक्टर का आर्टिकल भी आपको भिजवा दूंगा, तीनों का।
ये तीनों जो टॉपिक मैंने एंड पर कराए ना कि मैं, क्योंकि ये टॉपिक जो यहाँ से कराए हैं मैंने कटवा तो दी हैं चीज़ें, फिर भी अगर आप इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं तो आपको मज़ीद हेल्प आउट, वो मैं मज़ीद जो आर्टिकल हैं वो भिजवा दूंगा जो आपके पेपर्स से कंसर्निंग है और पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, चैप्टर आपका दी एंड हो गया जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये जो हमने अभी आज किया है ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स का, इस क्वेश्चन में से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो मतलब 8 या 12 नंबर पे आता है या थोड़ी डेफिनेशन वगैरह आती है? लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर 10-10 नंबर के भी आते हैं, 3-3 पार्ट्स भी आए हुए हैं, डेफिनेशनें कम होती हैं, ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल भी इसमें ज़रा कम ही आते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जी दूसरी सर। बात जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे एक मॉडल्स का एक क्वेश्चन है अलग, एक्सलेटर्स का अलग क्वेश्चन है, डिटेक्टर्स का अलग क्वेश्चन है, 3 हो गए। फिशन जी फ्यूजन सर। एक रिएक्शन एक क्वेश्चन आ गया, रिएक्टर एक क्वेश्चन आ गया, 5 हो गए। पीछे अगर आप चलते हैं तो वो जो कल मैंने 4 आर्टिकल बताए थे, रदरफोर्ड एक, अगला था उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी और उसकी प्रॉपर्टीज 2, तीसरा था हाफ लाइफ और मीन लाइफ 3, और चौथा था डिकेज का। 4 क्वेश्चन राइट सर। बस। सर ये जो कल लेक्चर है, कल वाला और आज वाला, ये अपलोड हो जाएंगे? कल वाला तो हो चुका है, आज वाला ठीक है सर। भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और बस और रैंडमली में जितना देर लगती है वो करने के बाद, अभी अगर मौका मिल गया तो अभी अपलोड कर दूंगा, वरना सुबह उठ के फजर के बाद इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। सर ये एक और टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राम वाला, वो भी इंक्लूडेड? हाँ जी, वो कल मैंने, हाँ मैं स्पेक्ट्रोग्राम कल मैं बता दिया, तो मेरे अभी मैं बताते हुए स्किप कर गया उसे, लेकिन वो भी शामिल है, पेपरों में आया हुआ है बहुत दफ़ा। और इसके साथ जो अगर आपको ये नोट्स अगर थोड़े से लेंथी लगे तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको मैं एक डॉक्यूमेंट भिजवा रहा हूँ सब लोगों को, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन, हैंड आउट जिन्हें कहते हैं, उनको खोल लीजिएगा। उनमें ये टॉपिक सवाल जवाब की तरतीब से बने पड़े हैं, वो अच्छे लगे तो वहां से कर लीजिएगा। जो इस टेक्स्ट बुक से करना चाहें टेक्स्ट बुक से, ये आपके टेक्स्ट बुक के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? जी सर। और कुछ? ये सर अपना 2019 में ना 2 क्वेश्चन आए थे, एक था ब्रीडर रिएक्टर और एक था क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियोरेक्टर। ये सर कहाँ पे इसमें आएगा? हाँ ये बेटा पुराने सिलेबस में थे, अब नए सिलेबस में नहीं है मेरे पढ़े हुए 2019 में। ये आए 19 में है मुझे लेकिन वो पुराना सिलेबस है। एक अच्छा। आपने बोला क्यू वैल्यू का बोला ना, एक तो कैलकुलेशन का, ठीक है, एक क्यू वैल्यू है, एक ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर रिएक्टर, ये जो मैं रिएक्टर का भेजूंगा ना उसमें शायद ये शामिल है, क्यू वैल्यू तो नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा जो अच्छा। क्यू वैल्यू का भी मैं स्कैन करके आपको भेज दूंगा। वो मैं पुरानी किताब अपनी एक खोली हुई थी तो उसमें ये अच्छा। आर्टिकल मुझे नजर आया था, मैं हंस पड़ा, मैं लाहौल वाला को हुआ दिया, कितनी पुरानी किताब में से उन्होंने आर्टिकल उठा के दे दिया, आजकल की बुक्स में नहीं होता, सीरियसली। ठीक हो। मेरे पास वो किताब पड़ी है, पता नहीं 1980 के जमाने की है, कौन से जमाने की है, मैं तो अभी इसकी वो भी नहीं देखी। 52 रुपए की किताब है, अंदाजा कर लो कितनी पुरानी होगी। सही है। अब तुम समझ लो तुम्हारे पैदाइश से पहले की किताब है, उसमें ये आर्टिकल है भाई। वो अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, तुम लोगों के लिए आसान बना रहा था ना टॉपिक, मैं कहा आसान कर दूं, बने बनाए नोट्स दे दूं जिस तरह मैंने वादा कर रखा है, तो मैंने उसमें चीजें निकाली कि यार ये CSS को कवर कर रही हैं, तो वो कर रहा था उसी में क्यू वैल्यू, मैं कहा यार ये क्या करना आप, लेकिन वो अब याद आ गया, सवाल आया हुआ था, चलो मैं वो डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।